नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड ही ये वीडियो है। और अभी हम लोग लाइव प्रोसेस का जो चैप्टर है उसका श्वसन जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं डाइजेशन के बारे में, लाइव प्रोसेस को भी हम लोग समझ चुके हैं उसमें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके आप उसे देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग श्वसन रेस्पिरेशन को हम लोग देखेंगे। और ये भी क्या है, ये भी एक लाइव प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या देखा कि आपका डाइजेशन जो हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे रेस्पिरेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे और फिर उसके बाद उत्सर्जन को देखेंगे, एक्सक्रीशन को। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपका श्वसन है क्या, रेस्पिरेशन मतलब है क्या। तो देखिए, रेस्पिरेशन एक चापचयी प्रक्रिया या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि कहाँ पे होता है, किसी भी जो जीव के सेल में होता है। कोई भी अगर जीव है तो उसके सेल में ये प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। और वो एनर्जी किसके रूप में संचित रहता है, एटीपी के रूप में यहाँ पे एनर्जी का उत्पादन किया जाता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद। तो जनरली अगर सीधी सादी भाषा में हम लोग समझें कि रेस्पिरेशन है क्या, तो रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जो कि एक सेल के अंदर में होती है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है और फिर उसके टूटने से क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और एटीपी के रूप में संचित रहती है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि जो हम लोग खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है और हमारे शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कैसे होता है। तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका इन प्रोडक्ट के रूप में जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या है, वो ग्लूकोज है। और उसी ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो फिर क्या रिलीज होता है, एटीपी का उत्पादन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये आपका रेस्पिरेशन, ये कितने तरीके से हो सकता है, कितने रास्ते हैं इसके होने के। ये जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, वो कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए, जो डिफरेंट जीव होते हैं, अलग अलग जीवों में यह अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो अवायवीय श्वसन उसको हम लोग बोलेंगे। और जब जो प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे, है ना। ये हो गया आपका, अगर एब्सेंस रहेगा तो अवायवीय श्वसन बोलेंगे उस रेस्पिरेशन को। और जो प्रक्रिया जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन बोलेंगे। देखिए, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। और ये 6 जो अणु होते हैं कार्बन के, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन सबसे पहले कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और वहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद, मतलब टूटने के बाद, ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, ये पायरुवेट में टूटता है। और पायरुवेट का जो यहाँ पे अणु है, ये 3 कार्बन वाला अणु है और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होता है। और पायरुवेट में टूटने के बाद देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी फिर यहाँ पे तरीके से ये फिर एनर्जी रिलीज करता है पायरुवेट। तो देखिए, क्या क्या प्रक्रिया होती है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, जैसा कि ईस्ट में होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, मतलब जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, जैसा कि ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में जैसे फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो इसके थ्रू क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके बाद फिर एनर्जी वहाँ से रिलीज होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद फिर देखिए, पायरुवेट का अगर यहाँ पे विखंडन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पायरुवेट का विखंडन हो रहा है, तो
ये कहाँ पे होता है जनरली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो किस में होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी जल और फिर एनर्जी यानी ऊर्जा में होता है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी के वजह से अगर यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, पायरुवेट का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन की अगर कमी से हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनते हैं और फिर एनर्जी बनता है। और जो कि कहाँ पे होता है, हमारे सेल्स में होता है। मसल जो सेल्स हैं, मांसपेशियां हैं, कभी कभी जैसे रैपिडली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप जो भी काम लगातार कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो मसल सेल्स हैं इसमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है, जो ऑक्सीजन का मतलब सप्लाई होता है, उसमें क्या होता है, कमी हो जाता है। तो अगर कमी हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, पायरुवेट किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और फिर एनर्जी में टूट जाता है। और यही जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड जो क्रैम्प होते हैं मसल्स में, उसी के वजह से होते हैं। ये किसके वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड के वजह से होते हैं। और जनरली क्रैम्प क्यों आते हैं, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन की अगर कमी होगी मसल्स में, मसल सेल में, तो पायरुवेट किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, जिसके कारण क्या होगा, क्रैम्प होगा। और देखिए ये समझिए कि ग्लूकोज जो हम लोग खाएं खाना कार्बोहाइड्रेट जैसे, तो हमारा बॉडी किसके रूप में एब्सॉर्ब किया उसको, ग्लूकोज के रूप में। और ये फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबसे फर्स्ट स्टेप में कहाँ पे हो रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है। और कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पायरुवेट में टूट रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू क्या हो रहा है, फिर एनर्जी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये आपका एक हो गया वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है, अनुपस्थित रहता है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और एक होता है जो वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और यहाँ पे जो एक प्रक्रिया हो गई, ये आपका हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में। तीनों ही प्रक्रिया में क्या होती है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो वायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, तो वायवीय श्वसन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए कोशिकीय जो श्वसन होती है, तो इसके द्वारा जो ऊर्जा रिलीज किया जाता है वो एटीपी के रूप में संश्लेषित की जाती है। देखिए यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा, ये तीनों प्रक्रिया में क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, ये तीनों प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन का प्रक्रिया है, तो पायरुवेट का एक्चुअली में बोले तो यहाँ पे जो एनर्जी बन रहा है वो किस रूप में संचित रहता है, तो वो एटीपी के रूप में संचित रहता है, संचित इसको किया जाता है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद देखिए आपका जो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये कहाँ पे होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और ये विसरण विधि से होता है। देखिए इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। तो यहाँ ये किस में होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, पौधों में, ये कहाँ पे होता है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू होता है। और ये किस मतलब विधि द्वारा होता है, तो ये विसरण विधि द्वारा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंसानों का, इसके कुछ पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे आपका नास द्वार हो गया, नॉस्ट्रिल, जो कि आपका यहाँ पे नाक में जो दो छिद्र होते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो नेसल कैविटी हो गया। उसके बाद फिर आपका ग्रसनी जो हो गया, फेरिंग्स जिसको हम लोग बोलेंगे, ग्रसनी। और उसके बाद आपका हो गया कंठ, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलेंगे, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ये कंठ से निकलता है, ये लैरिंग्स से निकलता है।
उसके बाद फिर आपका हो गया श्वास नली, जिसको ट्रैकिया बोलेंगे। और इस श्वास नली में क्या होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, जो कि हमारा जो विंड पाइप है, श्वास नली है, इसको सिकुड़ने से बचाता है। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे होते हैं श्वसनी, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है, ये क्या होता है आपका श्वसनिका, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, कूपिका कोश यानी एल्वियोलाई होता है। तो एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे। और उसके बाद देखिए आपका ये जो सांस अंदर लेते हैं, जब हम इंसान जब सांस अंदर लेते हैं तो फिर क्या होती है, जो हमारी पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। और सांस जब हम लोग लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती हैं, लेकिन ये जो डायफ्राम है, देखिए डायफ्राम किधर जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, चपटा हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब ये डायफ्राम जो है, ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है डायफ्राम। ठीक है। और जो सांस हम लोग लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे गैसों का जो विनिमय होता है वो कहाँ पे होता है, कुपिका की सतह पे होता है। देखिए गैस का जो एक्सचेंज होता है ये कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के सरफेस पे होता है। तो ये आपका लंग्स है, आपके फेफड़े हैं, और ये जो आपका यहाँ पे एल्वियोलाई है, मतलब कुपिका है। तो आपका जो गैसों का जो आप देखिए, आपने जो सांस लिया, तो आपने सांस ऑक्सीजन जो लिया, वो किस तरीके से यहाँ पे आपका विनिमय होता है, आदान प्रदान कैसे होता है गैसों का। तो देखिए ये कोपिका को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है, आपका वेन्स है ना, ब्लड वेन्स है, और ब्लड वेसल्स जो इसके इसमें लिपटे हुए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स में जो रेस्पिरेशन हुआ, और उस रेस्पिरेशन के थ्रू क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जो भी रेस्पिरेशन का यहाँ पे प्रोसेस है, सब में क्या रिलीज हो रहा है, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है, जबकि एनारोबिक में क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और एरोबिक में वायवीय श्वसन में भी क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ये ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं, आते हैं ब्लड वेसल्स में, जो यहाँ पे लिपटे हुए हैं एल्वियोलाई में, जो कुपिका से लिपटे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका कुपिका में आपका गैसों का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उस पे, मतलब किस गैस का सांद्रता ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरण। देखिए यहाँ पे आपका CO2 ज़्यादा रहेगा ब्लड वेसल्स में, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे जो आया है ब्लड स्ट्रीम में। और जो हम लोग सांस लिए हैं, जो हमारे फेफड़ों में गया है, और उसके थ्रू जो हमारे कुपिकाओं में गया है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कुपिका में क्या होगा, ऑक्सीजन का सांद्रता ज़्यादा होगा। तो जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, जो यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑक्सीजन आपका ब्लड वेसल्स में, और फिर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर आपका कुपिका में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो यही प्रक्रिया होती है। और उसके बाद देखिए मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है। देखिए जो छोटे जीव होते हैं उसमें तो कोई मतलब ऑर्गन नहीं होता है। बहुत जो सिंपल जीव है, बहुत जो जैसे यूनिसेल्युलर है अगर कोई, तो उसमें जो श्वसन के लिए रेस्पिरेशन की प्रक्रिया तो उसमें भी होती है, उसमें भी ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वहाँ पे कोई विशेष ऑर्गन नहीं है। लेकिन जो इंसान है काफ़ी बड़ा जीव है, और इसमें एक ऑर्गन भी है आपके ब्रीदिंग के लिए, जो आपके फेफड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए श्वसन का जो वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर विसरण विधि द्वारा
ऑक्सीजन का अगर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो तो ये काफ़ी स्लो होगा। और अगर इसको बोले तो हमारे कूपिका से अगर हमारे पैरों तक अगर ऑक्सीजन जाएगी विसरण विधि द्वारा तो ये 3 साल लगा देंगे। सॉरी, इसमें देखिए आपके एनसीईआरटी का जो किताब है यहाँ पे दिया गया है, आपको 3 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो सिंपली यहाँ पे जो इंसानों के शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन के बारे में देखेंगे, और इंसानों में वहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पेड़ पौधों में कैसे होता है, और फिर हम लोग उत्सर्जन के बारे में भी उस वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे हमें जाके फॉलो कर सकते हैं।